नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जहां किताब का कोड होगा BHIE 143 और किताब का नाम होगा पर्यावरण का इतिहास। इस किताब में टोटल 12 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा इतिहास में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन, एक परिप्रेक्ष्य। कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण इतिहास से हम क्या समझते हैं और पर्यावरण इतिहास के संदर्भ में क्या वाद विवाद हैं, प्रकृति और मनुष्य किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करता है और पर्यावरण इतिहास कितना पुराना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो, पर्यावरण के बारे में जागरूकता कहाँ से बढ़ी? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा विश्व था वो अपने अपने हितों में एकदम से होड़ लगा रखा था और हर एक देश अपना प्रॉफिट चाहता था। तो ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से पूरे विश्व की राजनीति का ध्यान इन्वायरमेंट स्टडी की ओर गया? तो देखो, 1960 के बाद पूरे विश्व में कुछ चरम घटनाएं घट रही थी मौसम संबंधी, और उन घटनाओं की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पर्यावरण की ओर ध्यान देना पड़ा। और वो घटनाएं क्या थी? वो घटनाएं ये थी कि बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाएं हो रही थी, जल प्रदूषित होता जा रहा था, और जो समुद्री जलीय प्रजातियां हैं उनकी भी संख्या कम होती जा रही थी। वनों की अत्यधिक कटाई होने की वजह से बहुत सारी वन्य प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, और वनों के कम होने से जो जलवायु संकट है वो और भी ज़्यादा गहराता जा रहा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। परिणाम था ग्रीन हाउस गैसेस का विस्तार भी होता जा रहा था। रिसोर्सेज का, जनरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा था, क्योंकि हर एक देश विकास के अंधाधुंध रफ्तार पर सवार था। ऐसे में जब ये सारी चीज़ें हो रही थीं तो लोगों ने सोचा कि ये सारी चेंजेस आखिर हो क्यों रहे हैं। तो जब लोगों ने सोचा तो इसी सोच से शुरुआत होती है इन्वायरमेंटल स्टडी की, पर्यावरणीय अध्ययन की। यानी कि 1960-70 के बाद जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो संसाधनों के अत्यधिक दोहन से रिलेटेड हो, वनों की कटाई से हो, मिट्टी, वायु और ध्वनि के प्रदूषण की बात हो, चाहे कीटनाशक और जीवों के विलुप्त होने की बात हो, चाहे जलीय जीव जंतुओं के विलुप्त होने की बात हो, ये सारी चीज़ें ना ये सिद्ध करती हैं कि अगर विकास इसी तेज गति से होता गया तो एक दिन मानव प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य के कार्यों का प्रभाव प्रकृति पर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है और प्रकृति ना बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। और इसी सब वजह से बहुत सारे जो एनजीओ सेक्टर हैं, बहुत सारे देशों की जो सरकारें हैं, बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं, बहुत सारे जो भूगोलविद हैं, बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, ये चिंतित होने लगे। और इसके लिए फिर क्या होने लगा? फिर इसके लिए ये होने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन होने लगे। चाहे स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करो, चाहे रियो सम्मेलन की बात करो, चाहे आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल की बात करो, ऐसी बहुत सारी ना मीटिंग्स होने लगी पर्यावरण को बचाने के लिए। बहुत सारी किताबें में लेख लिखने शुरू हो जाएंगे, अखबारों में लेख लिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे बताया जाएगा। ये चैप्टर की प्रस्तावना थी और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि पर्यावरणीय इतिहास क्या है, क्षेत्रीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है और विश्व के स्तर पर क्या है। तो जब हम इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की बात करते हैं, पर्यावरण इतिहास की बात करते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है और वो नाम है जे डोनाल्ड ह्यूजेस की बात की जाए तो ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही इतिहास पर्यावरण का भी पुराना है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण तो बहुत पहले से था, नेचर तो बहुत पहले से था, और मनुष्य का अस्तित्व उसके बाद आया। लेकिन जब मनुष्य पर और नेचर पर मनुष्य का प्रभाव और मनुष्य पर नेचर का प्रभाव शुरू हुआ, तो वहीं से पर्यावरण इतिहास शुरू हुआ। तो देखो भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी जगह पर खाली नेचर ही नेचर हो और ह्यूमन बींग्स ना हो, तो उस जगह से का कोई लेना देना है नहीं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मनुष्य एक सभ्यताशील प्राणी है। जहाँ पर मनुष्य है और वो नेचर उसके प्रयोग में आ रहा है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस दुनिया में 8 ग्रह हैं जिनकी गिनती हुई है, और बाकी असंख्य होंगे ब्रह्मांड में, उसकी कोई गिनती नहीं है, फिर भी हम 8 ग्रह मान लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। लेकिन जीवन किस पर है? पृथ्वी पर। लेकिन बाकी जगह भी नेचर है, सारी चीज़ें नहीं हैं, तो उस नेचर का क्या मूल्य है? तो जब तक जहाँ पर मनुष्य के जीवन के लिए अस्तित्व होना चाहिए उसी नेचर की वैल्यू है। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अरबों साल पुरानी है, लेकिन मनुष्य का इतिहास तो अरबों साल पुराना नहीं है। तो जहाँ से मनुष्य का अस्तित्व शुरू होता है हम वहीं से अध्ययन की बात करते हैं। इसलिए वो बोल रहा है कि मानव इतिहास जितना पुराना है उतना ही पर्यावरण इतिहास भी पुराना होगा। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से जो ह्यूमन कम्युनिटी रही है, मानव समाज रहा है, वो अपने चारों ओर की प्रकृति से प्रभावित होता रहा होगा, उसी पर निर्भर रहा होगा। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम आदिम समाज की बात करें, शुरुआती मनुष्य के समाज की बात करें, तो पूरी तरीके से किस पर निर्भर था? वो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही तो निर्भर था। प्रकृति की प्रचंडताओं से डरता था, कठोर जलवायु में मनुष्य रहता था। उसे ना घर बनाना आता था, ना खाना खाना आता था, ना सामाजिक संबंध विकसित करने आते थे। लेकिन वो नेचर पर तो डिपेंड था ना, नेचर ही उसे खाने को दे रहा है, नेचर ही उसे पानी पीने के लिए दे रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं पर्यावरण इतिहास की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल से जो ह्यूमन कम्युनिटी बनी है, मानव समाज जो बना है, वो प्रकृति उसके साथ अंतःक्रिया कर रही है और मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है। आने वाले समय में क्या होने लगा कि मनुष्य ने भी फिर प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं चीज़ों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्यक्त करना शुरू किया है। तो जैसे कि एक और व्यक्ति हैं जे आर मैकनील कहते हैं कि पर्यावरण इतिहास ना 3 धाराओं से होकर गुजरता है। जहाँ पहली धारा में पता है क्या होता है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण का मतलब यह है कि हम पहाड़, झील, झरने, चट्टान, मिट्टी की उर्वरकता, इन सब का अध्ययन कर रहे हैं। भौतिक पर्यावरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि भौतिक पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव रहा है और मानव पर भौतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव रहा है। तो जब हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमें पता क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि समय समय पर मनुष्य ने प्रकृति को और प्रकृति ने मनुष्य को एक दूसरे को लगातार प्रभावित किया है। इसी प्रकार से हम मानव इतिहास की बात करते हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी पर जीवन की बात करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि पृथ्वी पर जीवन है ही इसलिए क्योंकि यहाँ का नेचर अन्य ग्रहों के मुकाबले क्या है, अलग है, जो कि मनुष्य को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। एक मान्यता ये भी है कि मानव इतिहास एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है जहाँ से मनुष्य जो है वो एक अन्य प्राणियों की तरह था और फिर धीरे धीरे करके उसका विकास होता गया। जैसे कि आप सभी हिस्ट्री के स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा, होमोनिड, होमोनाइड, इन सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर इस कहानी में ये मुद्दा उठता है कि मानव केंद्रवाद, यानी कि पहले जो चलता था वो प्रकृति का केंद्रवाद चलता था जिसमें प्रकृति ही श्रेष्ठ होती थी, प्रकृति ही मनुष्य को प्रभावित करती थी। यहाँ प्रकृति का मतलब प्रभु नहीं, यहाँ प्रकृति का मतलब नेचर है। क्योंकि मनुष्य कंदमूल फल फूल खाकर जीवन यापन करता था, उसे खेती वेती करनी आती ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे मानव केंद्रवाद की शुरुआत हुई। मानव केंद्रवाद का मतलब है कि अन्य सभी जीवों में मनुष्य ही सबसे सभ्य प्राणी है और बाकी चीज़ों का प्रयोग वो अपने हित के लिए कर सकता है, चाहे वो जानवरों का प्रयोग करे, चाहे वो प्रकृति का प्रयोग करे, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रयोग करे भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड। इसलिए मनुष्य अंधाधुंध तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेगा और अपनी सभ्यता को विकसित सभ्यता की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास में समाज और प्रकृति के संबंधों के बारे में मनुष्य ने जो सोचा वो धर्म में भी लिखा है, कहीं कहीं साहित्यों में भी लिखा है और मौखिक परंपराओं में भी लिखा है। लेकिन ये चीज़ें समय के साथ कैसे बदल गई, ये चीज़ हम पर्यावरणीय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि कैसे जो वो मनुष्य साधारण सा प्रकृति पर निर्भर था वो धीरे धीरे करके कैसे उसने प्रकृति को अपने वश में कर लिया और फिर कैसे धीरे धीरे करके उसने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसके लिए विभिन्न किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि मैकनील जे की जो किताब है 2012 में, ग्लोबल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री द फर्स्ट है। ऐसी और भी विभिन्न लेखन लिखे गए हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। पर्यावरण इतिहास की बात की जाए तो इसके अंदर ना बहुत सारी विविधता है, यानी कि पर्यावरण इतिहास को आप एक तरीके से एक वे में एक शैली में लेकर चलेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण इतिहास में बहुत सारी विविधताएं। उसका कारण ये है कि हर जगह हर क्षेत्र की जलवायुयाँ अलग हैं और हर जगह हर क्षेत्र की जब जलवायु अलग है तो मानव जाति और प्रकृति के साथ संबंध भी अलग अलग होंगे। आप देख सकते हैं कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर समुद्री जलवायु है, कहीं पर नदियाँ हैं। तो अगर हम देखें जब प्रकृति में इतनी सारी विविधता है तो प्रकृति और मनुष्य के संबंधों में भी तो विविधता होगी। इसलिए पर्यावरण इतिहास में बहुत सारी विविधताएं हैं। परिस्थितियों के हिसाब से, स्थानों के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसके अध्ययन के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इससे पता चलता है कि पर्यावरण इतिहास एक बहुविषयक है और ये अन्य विषयों पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, ना सिर्फ मनुष्य के बारे में बल्कि गैर मानव दुनिया के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। यानी कि सिर्फ अगर आप मनुष्य के इतिहास का अध्ययन करके पर्यावरण इतिहास के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक असंभव परियोजना होगी। इसके लिए आपको मनुष्य को छोड़कर अन्य लोगों का भी अध्ययन करना होगा। आपको देखना होगा प्रकृति में कैसे विकास हुआ, कौन से जीव सबसे पहले आए। इसलिए हम इतिहास में 20-20 लाख, 30-30 लाख साल पहले के इतिहास से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए इतिहासकारों के अलावा इतिहासकारों को अभिलेखीय ग्रंथों का प्रयोग करना होगा, जैव अभिलेखागार का प्रयोग करना होगा, भू अभिलेखागार यानी कि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के कैसे प्रकार होते हैं, परिस्थितियाँ कैसे होती हैं, एक ज्योग्राफर से लेकर एक हिस्टोरियन तक
एक हिस्टोरियन से लेकर एक पारिस्थितिकी विज्ञानी तक, एक जीव विज्ञानी तक, हर किसी का हमें योगदान लेना होगा। यानी कि अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, इन सभी के जो विशेषज्ञ हैं, इन विशेषज्ञों के योगदान के बिना हम पर्यावरण इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। तो पर्यावरण इतिहास क्या है, ये बात आपको पता चल गई। ये एक विषयक नहीं है बल्कि एक बहुविषयक है। पर्यावरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू सबसे बड़ा ये है कि ये सीमाओं से परे होता है। यानी कि अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत आप पर्यावरण इतिहास का अध्ययन कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप पर्यावरणीय इतिहास की बात करोगे तो ये सीमाओं से परे होगा। इसमें हिमालय के आवासों का भी अध्ययन हो सकता है और नेपाल की तराई का भी अध्ययन हो सकता है। इसमें अंटार्कटिका का भी अध्ययन हो सकता है। तो यहाँ इसमें तिब्बत के पठारों का भी अध्ययन हो सकता है, जिसकी चर्चा अगले चैप्टर में की भी जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका है कि पर्यावरण इतिहास क्या है। अब देखिए, जब कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसके संबंध में कुछ वाद विवाद भी होते हैं। तो पर्यावरण इतिहास के संबंध में कुछ वाद विवाद भी हैं और उन वाद विवादों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला विवाद ये है कि प्रकृति श्रेष्ठ है क्या, और दूसरा विवाद ये है क्या मनुष्य श्रेष्ठ है क्या। यानी कि प्रकृति सर्वोच्च है या मनुष्य सर्वोच्च है, इन दोनों के बीच में हमेशा वाद विवाद रहता है। ऐसे में दो धारणाएं हमारे सामने आती हैं, एक मानव केंद्रवाद की धारणा और एक पारिस्थितिकी केंद्रवाद की धारणा। तो जब हम मानव केंद्रवाद की धारणा करेंगे, बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि मनुष्य ही सबसे सर्वोच्च प्राणी है और बाकी चीज़ों का प्रयोग वो अपने लाभ के लिए कर सकता है। जबकि जब हम पर्यावरणीय केंद्रवाद की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए और सभी लोगों को अपने आप को प्रकृति के अधीन मानना चाहिए। यहाँ पर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि प्रकृति का मतलब हम नेचर, जलवायु, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम पर्यावरण केंद्रवाद की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर मानव केंद्रवाद रहा है। उसका रीज़न ये है, इसके ऊपर राजनीतिक बहस भी हुई है, नैतिक बहस भी हुई है, कानूनी बहस भी हुई है। उसका रीज़न ये है कि जब जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम पशुओं के अधिकारों की बात करते हैं, हम जंगल के अधिकारों की बात करते हैं, हम नदियों के अधिकारों की बात करते हैं, हम समुद्र के अधिकारों की बात करते हैं। आखिर क्यों? उसका रीज़न ये है कि मनुष्य ने अपनी सभ्यता की शुरुआत में ही अपने खाने के लिए सबसे पहले शिकार करना शुरू किया। बड़े पैमाने पर उसने जीव जंतुओं को मारा। आज भी बड़े पैमाने पर लोग जीव जंतुओं को मार रहे हैं, ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि औषधीय प्रयोग के लिए भी, कपड़े पहनने के लिए भी। तो ऐसे में जो इतने बड़े पैमाने पर जानवरों का शिकार हो रहा है, बड़े पैमाने पर जंगलों का जो दोहन हो रहा है, बड़े पैमाने पर जो नेचर का दोहन हो रहा है, तो इसने एक बहस शुरू कर दी है कि अगर मनुष्य श्रेष्ठ है तो फिर क्या उसे इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो लोग इसके समर्थन में, वो लोग यही कह रहे हैं कि मनुष्य ही श्रेष्ठ है और बाकी सारी चीज़ों को अपने हित के लिए प्रयोग कर सकता है, अपने प्रॉफिट के लिए प्रयोग कर सकता है। जबकि जो लोग ये कहते हैं कि प्रकृति श्रेष्ठ है, वो लोग ये कहते हैं कि प्रकृति में ना एक चैन सिस्टम बना होता है और मनुष्य को उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसे में मुद्दा उठता है नैतिकता का। तो मोरल एथिक्स ये कहती है कि हमें किसी को भी ना संकट में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो। लेकिन एथिक्स ये भी कहती है कि अपनी सभ्यता के विकास के लिए आप किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे में वाद विवाद उठ चुका है और ऐसे में एक विचारधारा आई है जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री की डेफिनेशन में, हिस्ट्री के वर्ड्स में, एंथ्रोपोजेट्रिज्म। तो एंथ्रोपोजेट्रिज्म जो वर्ड है, इसका मतलब होता है मानव केंद्रवाद। और मानव केंद्रवाद में यही कहा जाता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए हर एक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवरों की आबादी हो, चाहे वो अलग से जैविक समुदाय हो या कोई सा भी पारिस्थितिक तंत्र हो, वो सब उसकी सहायता के लिए बने हैं, मनुष्य की सहायता के लिए ही बने हैं, मनुष्य के विकास के लिए ही बने हैं। जबकि पर्यावरण केंद्रवाद की बात की जाए तो पर्यावरण केंद्रवाद ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है। ऐसे में जीवन के जाल का उसे सम्मान करना चाहिए और मानव केंद्रवाद की विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लेख लिखे हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है, कुछ साइट्स भी दी गई हैं। आपके पास अगर समय हो तो इन साइट्स पर जाकर, गूगल पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात तो पता चल गई कि पर्यावरण इतिहास के लिए कौन कौन से मुद्दे वाद विवादों में हैं। तो एक मुद्दा यह है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि मानव केंद्रवाद। दूसरा, या फिर परिस्थिति या फिर पर्यावरण केंद्र में है, पर्यावरण मजबूत है, ये चीज़। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। आगे चैप्टर में मानव केंद्रवाद को और भी अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। तो जब हम मानव केंद्रवाद की बात करते हैं, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक की बात करते हैं, तो हमने उसकी चर्चा पहले से ही कर ली कि एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये है, यानी कि मानव केंद्रवाद का मतलब ये है कि मनुष्य ही श्रेष्ठ होगा। तो इसे हम दोबारा से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो एक वर्ड और लिखा है यहाँ पर, एंथ्रोपोजीन, इसका मतलब क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो एंथ्रोपोजीन जो वर्ड, देखो हिस्ट्री में ना सारा खेल शब्दों का ही है। अगर आप शब्दों पर ध्यान लगाते हैं
तो चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं, और अगर आप शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो चीज़ें आपके लिए टफ हो जाएगी। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बाद ही ये चीज़ें आगे और बढ़ाने में मज़ा आता है। लेकिन बच्चे देखते हैं, पता चलता नहीं है हमें कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आते नहीं हैं, तो पता नहीं चलता चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो इसलिए ना सीरीज़ जो है अधूरी सी रह जाती हैं, 2-3 चैप्टर के बाद वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं 12 के 12 चैप्टर की वीडियोस आएँ, तो अपना सहयोग भी लगातार हमें देते रहिए। तो देखो, एंथ्रोपोजेन का मतलब होता है कि मानव गतिविधियों का प्रभाव विश्व पर किस प्रकार से पड़ रहा है। क्या मानव गतिविधियों का प्रभाव विश्व पर जो पड़ रहा है ये परिवर्तनीय है? तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति के बारे में जो अलग अलग चर्चाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि एंथ्रोपोजेन एक घोषणा है जिसमें हम मानव गतिविधियों का प्रभाव विश्व के स्तर पर क्या पड़ रहा है और क्या ये परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। पृथ्वी के जो ग्रह की स्थिति है, इसमें अलग अलग चर्चाओं के मुद्दे उठते हैं एंथ्रोपोजेन में, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हो। तो ऐसे में हम इन चीज़ों को पहचानते हैं कि किस वजह से आखिर ये नुकसान हो रहा है। और फिर बाद में प्रश्न यही उठता है कि होलोसिन क्या है। तो होलोसिन के बारे में आप सभी को पता ही होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि होलोसिन का मतलब ये होता है कि आज से 10-12 हज़ार साल पहले मनुष्य जिन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है, उस टाइम पीरियड को हम होलोसिन कह रहे हैं। देखो भाई, टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो 6 टाइम पीरियड के हिसाब से इस पूरे के पूरे टाइम को बांटा गया है। किस टाइम को? पृथ्वी के टाइम को। तो ये माना जाता है ना, देखो 4.6 अरब साल है पृथ्वी पुरानी, तो इसे 4 तो कल्पों में बांटा जाता है, यानी कि 4 युगों में बांटा जाता है। जैसे कि अगर कहीं पर आपको ये वर्ड मिले पैलियोजोइक या मेसोजोइक या टर्शरी या क्वार्टरी, तो आपको घबराना नहीं है। ये 4 महाकल्प हैं जिन्हें हिंदी में पुराजीवी, मध्यजीवी, तृतीय या चतुर्थ बोलते हैं। इसी प्रकार से जब आपके सामने ये वर्ड आ जाए कि प्लियोसीन काल क्या है, तो प्लियोसीन काल है कि 53 लाख से 26 लाख वर्ष पहले का जो समय था उसे प्लियोसीन काल कहते हैं। ऐसे प्लेस्टोसीन काल कौन सा है? तो 25 लाख साल पहले जो टाइम पीरियड था वो कौन सा है? प्लेस्टोसीन काल है। फिर ऐसे पुरापाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो ये टाइम जोन के हिसाब से जो बांटा गया है ना, तो ये वही वर्ड है बस। तो आज से 10,000 पहले, 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले मनुष्य का अस्तित्व कैसा था, तो वो जो आज से 10,000 पहले से लेके अब तक जो टाइम पीरियड चल रहा है उसे होलोसिन कहते हैं, जो कि आगे चर्चा की भी जाएगी। तो अगर मैं बात करूं वापस से एंथ्रोपोजेनिक की, यानी कि मानव केंद्रवाद की, तो मानव केंद्रवाद में ये कहा जाएगा कि प्रकृति पर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, प्रकृति का जितना भी विकास हो रहा है वो मनुष्य की वजह से हो रहा है। एंथ्रोपोजेन जो है वो हाल ही के समय में उदय हुआ है और पृथ्वी प्रणाली पर मानव प्रभाव का अध्ययन करता है कि पृथ्वी पर मानव का क्या क्या प्रभाव हुआ है, और ये आधुनिकता और औद्योगिक प्रणालियों को आगे बढ़ाता देता है। पर्यावरण इतिहासकार के जितने भी लोग हैं वो प्राकृतिक मनुष्य की कहानी को एक साफ तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो अलग अलग तरीके से देखते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे उसने प्रकृति को प्रभावित किया। जैसे कि यहाँ पर कुछ किताबों के नाम भी लिखे हैं जिसके माध्यम से इस किताब में लिखा गया है, जैसे द ह्यूमन फुटप्रिंट अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, विली ब्लैकवेल। ये किताब लिखी है पेन्ना ए एन ने 2015 में। इसी प्रकार से एक और किताब है जो कि नेचर पत्रिका में छपी हुई है। नेचर पत्रिका एक बहुत ज़बरदस्त किताब, ज़बरदस्त मैगजीन है जो हर साल छपती है नेचर पर, और वो उसमें बहुत सारे जर्नल लिखे जाते हैं, उसमें उन सभी मुद्दों की चर्चा की जाती है जो पर्यावरण से संबंधित हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, आज इस बात पर सहमत हैं कि पूरे इतिहास में मनुष्य के जितने भी निवास स्थान हैं उन सभी को उन्होंने संशोधित किया है। और फिर ये देखा कि पिछले 50 सालों में वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध हैं, इनमें किस प्रकार से मात्रात्मक रूप से परिवर्तन आया, किस प्रकार से गुणात्मक रूप से परिवर्तन आया। तो आप 2 लाइन याद रखेंगे बस एंथ्रोपोजेनिक के लिए, यानी कि मानव केंद्रवाद के लिए, कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो मानव सभ्यता है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, और मानव सभ्यता अपने प्रयोग के लिए अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर सकती है। और फिर इसका प्रभाव क्या होता है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है, ऊर्जा का उपयोग होता है, फिर क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, लोग बाग मछली पालन करते हैं, जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी प्रणाली पर मानव प्रभाव की भयावहता दिखाई देती है। और ये सब नेचर पत्रिका में लिखी भी हुई है, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है। तो ये सब मनुष्य के प्रभाव का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है क्या, कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व के लिए अन्य प्रणालियों का कितना ज़्यादा दोहन किया है। और जहाँ पर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है वही विचारधारा है मानव केंद्रवाद, एंथ्रोपोजेनिक। और एंथ्रोपोसेन क्या था ये मैंने पहले से ही बता दिया है। अब हम होलोसिन काल की विशेषता पढ़ेंगे। तो होलोसिन काल के बारे में मैंने पहले बता दिया। आज से 12,000 साल पहले जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है वो क्या है? वो काल है होलोसिन, जिसे बोलते हैं हाल ही में, यानी कि बिल्कुल मॉडर्न एरा। तो कह रहा है पोस्ट ग्लेशियन युग के बाद
लगभग 11,700 कैलेंडर वर्ष पहले जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत किसकी हुई? होलोसिन। होलोसिन शब्द का मतलब है पूरी तरीके से अभी अभी, नया नया। हालांकि हिस्ट्री में नया नया भी 10,000 साल पुराना होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति थे गैरवाइस, उन्होंने इस शब्द का यूज़ किया था। फिर आगे चलकर जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस है, उसने इस शब्द को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। किस शब्द को? होलोसिन को। तो हम ये चीज़ कैसे समझें कि एंथ्रोपोजन की व्याख्या कैसे करें हम, कि होलोसिन के साथ इसका क्या संबंध है? यानी कि जो मानव केंद्रवाद है, उसका होलोसिन के साथ क्या संबंध है? इस चीज़ का अध्ययन हम कैसे करें? ऐसा इतिहासकारों के सामने चुनौतियां आई हुई हैं। तो देखो भाई, हिस्ट्री में ना बहुत सारे हिस्टोरिकल चेंज आए हैं, जिसमें मनुष्य और प्रकृति के विकास के बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग राय दी गई है। जैसे कि माना गया है कि लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी पर मेगाफोना, मेगाफोना का मतलब है कि 44 किलो से, यानी कि 44 किलो से अधिक वजन वाले जानवरों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। कौन सा? मेगाफोना। तो ये माना जाता है कि आज से 50,000 साल पहले पृथ्वी पर मेगाफोना के कम से कम 150 वंश यहाँ पर चलते होंगे, और पृथ्वी ने उन 150 वंशों का पालन पोषण किया होगा। फिर समय बीता, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में बड़े बड़े मेगाफोना की जो प्रजातियां थी वो विलुप्त हो गई, और 10,000 साल पहले मैक्सिमम ना 43 पीढ़ियां बची होंगी इन मेगाफोना की। तो मेगाफोना कौन है? 44 किलो से अधिक वजन वाले जानवर। तो जब ये बात 10,000 साल पहले, ज़्यादातर प्रजातियां तो विलुप्त हो गई, और उसके बाद जो नया युग शुरू हुआ, उसी युग को क्या बोलते हैं? होलोसिन युग। कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले जो हिमनद थे, यानी कि जो ग्लेशियर्स थे, इनकी समाप्ति के बाद दुनिया की जलवायु थोड़ी सी ठीक ठाक हो गई, क्योंकि उससे पहले हिम युग चल रहा था। बड़े पैमाने पर बर्फ ही बर्फ हर जगह थी, और प्रकृति पर जो जीवन था वो संभव नहीं था। तो क्या हुआ? प्लास्टोसिन काल का अंत हुआ और होलोसिन का आगमन हुआ, यानी कि जो प्लिस्टोसिन टाइम पीरियड था वो समाप्त हो गया, और होलोसिन टाइम पीरियड की शुरुआत हुई। अब जब होलोसिन टाइम पीरियड की शुरुआत हुई, तो पर्यावरणीय प्रक्रियाएं क्या हुई? धीरे धीरे बदलती रही, जो कि आज तक जारी हैं। जैसे कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी में बढ़ने में ना लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। तो हम इन सब चीज़ों में यही देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, नेचर का निर्माण कैसे हुआ, पारिस्थितिकी का उत्तराधिकार कैसे लोगों को मिल गया, झील, ऑटोजनी, जीवों के प्रवास, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके अलावा होलोसिन काल में हमने जलवायु परिवर्तन भी देखा, जो आज तक जारी है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर 300-400 सालों में कभी हिमयुग आता था, कभी हिमयुग आता था, कभी गर्म युग आता था, जिसकी वजह से यूरोप की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। इसके अलावा किस प्रकार से मनुष्य शिकारी संग्रह से एक नगरवासी बन गया, ये भी होलोसिन काल की विशेषता है। क्योंकि मनुष्य पहले क्या था? यायावर था, घुमक्कड़ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ और सिर्फ कंदमूल फल फूल के लिए घूमता फिरता रहता था। कृषि का विकास हुआ नहीं था, आग की खोज हुई नहीं थी। लेकिन होलोसिन टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें एकदम से बदल गई। कृषि की भी खोज हो गई, आग की भी खोज हो गई। अब आग की खोज से ना एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब ना मनुष्य ईंट, पकी हुई मिट्टी के क्या बनाने लगा? बर्तन बनाने लगा। पकी हुई मिट्टी से क्या बनाने लगा? ईंटें बनाने लगा। आग की खोज ने यह बात सिद्ध कर दी कि मनुष्य ना लकड़ी में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकता है। अब क्या हुआ? मनुष्य धीरे धीरे स्थायी निवास करने लगा, और ना उसने कृषि करनी शुरू कर दी। देखो, ये भी कहा जाता है जो कृषि है ना, इस कृषि ने ही मनुष्य को स्थायी निवास की वो दी, जरूरत महसूस करवाई। उसका रीजन ये था, देखो, एक व्यक्ति घुमक्कड़ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, कंदमूल फल फूल खाकर जीवन यापन कर रहा है, प्यास लग रही है तो नदियों से पानी पी ले रहा है, तो एक जगह रुकेगा क्यों? लेकिन जब वो खेती करेगा तो क्या होगा? फसल, बीजों को बोएगा, रोज उसे देखेगा, उसकी देख रेख करेगा, तो उसे एक स्थायी निवास की जरूरत पड़ेगी। तो आग की खोज ने, कृषि खोज ने मनुष्य को स्थायी निवास की शुरुआत करी। तो ये सब चीज़ें चेंजेस आए, ये सब कौन से युग में आए? ये सब होलोसिन युग में ही आए हैं। तो पर्यावरण इतिहास ने जो देखा जाए, एक शिकारी संग्रहकर्ता को कृषि के आगमन से एक स्थायी निवास में बदल दिया है, और आगे यही चीज़ बताई जा रही है, कृषि समुदाय। तो कृषि कम्युनिटी की बात की जाए तो मैकनिल ये कहते हैं कि पहले विद्वानों को ये आश्चर्य होता था कि आज हर कोई बंदा खेती क्यों नहीं करता है। देखो, आज की अगर आप युवा पीढ़ी की बात करोगे तो आज की युवा पीढ़ी खेती थोड़ी करना चाहती है। हर एक बंदा अफसर बनना चाहता है, हर एक बंदा कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहता है, और ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो पहले, आज लोगों को ये आश्चर्य होता है, यार बंदा खेती क्यों नहीं करता? खेती करनी चाहिए, क्योंकि खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन पता है, अब उन्हें ये आश्चर्य ये होता है कि लोग पहले खेती करते ही क्यों थे। यानी कि आज जिन लोगों को ये आश्चर्य होता है ना, जिन वैज्ञानिकों को ये आश्चर्य हुआ कि लोग खेती क्यों नहीं कर रहे, उन्हीं को अब जब उन्होंने पढ़ा, पर्यावरण इतिहास का अध्ययन किया, तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मनुष्य ने खेती करनी शुरू क्यों की। क्योंकि भाई, खेती करना और काम से ना बहुत ज़्यादा कठिन है। खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। जब स्वास्थ्य के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो मनुष्य ने शुरुआत में खेती करने की शुरुआत करी क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है पर्यावरण इतिहास में। अब आप ये कहोगे कि खेती करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लगातार इंसान मिट्टी में रह रहा है,
तो उसके अंदर बहुत सारे क्या है जीवाणु प्रवेश कर जा रहे हैं उसको, और इसके अलावा वो पशुओं के साथ भी रह रहा है, तो पशु जनित उसे बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं, तो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो बहुत कमजोर हो जा रहा है और वो कम आयु में ही मर जा रहा है। जब इतना सारा हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है यार मनुष्य ने पहले सबसे पहले कृषि की शुरुआत क्यों की होगी, क्यों वो मृत्यु के पास गया होगा। तो ये प्रश्न उठते हैं पर्यावरण इतिहास में। कह रहा है अगर खेती की परवाह किए बिना हम 1 लाख साल से अधिक पहले भी लोग रह सकते हैं, तो 7,000 साल पहले, 8,000 साल पहले खेती करनी उसने शुरू क्यों की होगी। और जब खेती करनी शुरू हुई तो बहुत सारे बदलाव हुआ है, बहुत सारे बदलाव हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बदलती चली गई, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ खेती की वजह से। लोग कहते हैं कि जब गर्म जलवायु आई तो लोगों ने क्या करा, खेती का विकास शुरू किया। अब लोगों ने खेती के साथ साथ क्या करा, पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। भोजन इकट्ठा करने और शिकार करने वाली चीज़ें वो बदल गई। अब मनुष्य स्थायी निवास करना शुरू हो गया। अब वो बहुत सारे पशु पालने लगा। पर्यावरण से वो प्रभावित होने लगा, नई नई प्रजातियां आने लगी। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे दो अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते थे और नई नई प्रजातियों का उदय होने लगा। मनुष्य ने जंगलों को साफ किया, जंगलों में आग लगाई और उसके बाद उसे खेती लायक बनाया। फिर जब उसने 2 4 साल, 5 साल, 7 साल उस पर खेती करी तो भूमि जब अनुपजाऊ हो गई तो दोबारा नई जगह गया, फिर जंगलों को साफ किया, फिर आग से उसे साफ किया, फिर उसकी खाद बनाई और फिर उसके बाद उसे खेती करी। इस खेती को झूम खेती कहते हैं। धीरे धीरे उसने चावल उगाना सीखा, धान के खेत लगाने शुरू करे। फिर उसने देखा इसके लिए पानी ज़्यादा जरूरत है तो उसने खेतों में बांध बनाना शुरू कर दिया, यानी कि मेड़े बनानी शुरू कर दी, नदियों से पानी निकालनी शुरू कर दी। और इस प्रकार से सभ्यताओं का उदय हुआ, जैसे कि मैसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। मानव स्वास्थ्य पर कृषि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि अब उसे विटामिन नहीं मिल रहे हैं, खनिजों की कमी है, खराब पोषण हो रहा है उसे। खेती करने वाले लोग पहले के मुकाबले बहुत छोटे थे, गतिहीनता के रोग कहा जाता था इन्हें। बहुत सारे कीड़े मकोड़े वाले जो रोग थे वो लग जाते थे। इसके अलावा जब फसल होती थी तो फसल होने, जितनी भी फसल इकट्ठी होती थी उसे वो जिस जगह पर रखते थे उससे चूहों का उदय हुआ। अब जब चूहे हुए तो उसके झूठा जब ये खाते थे तो प्लेग जैसी बीमारियां फैली। जैसा कि हम सभी जानते हैं भूगोलिक प्लेग जब पहले फैला था यूरोप में, उसकी 70% जनसंख्या खत्म हो गई थी। इसके अलावा जब ये कुत्तों को पालते थे, मवेशियों को पालते थे, भेड़ों को पालते थे, बकरियों से को पालते थे, तो इनसे जो होने वाली बीमारियां थी उन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है। 300 से अधिक जूनोटिक रोग ऐसे थे जो पालती जानवर से उत्पन्न होते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। अनाज के भंडारों ने चूहों और अन्य रोग वाहकों को आकर्षित किया, जिसकी वजह से प्लेग फैला और बहुत सारे लोग मर गए। इसके अलावा सूखा पड़ता था और जलवायु परिवर्तन होता था, जिसकी वजह से भी कृषि संकट में आ जाती थी। लेकिन इतनी सारी समस्याओं के बाद भी लोगों ने खेती करी। इसलिए तो ये आश्चर्य की बात होती है कि भैया इतनी सारी समस्याओं के बाद भी लोगों ने खेती कैसे शुरू कर दी। आगे चलकर पशुपालन शुरू हुआ। पशुपालन कई चीज़ों में काम आने लगा। पशुपालन लोगों की समृद्धि का पैमाना बन गया। धीरे करके क्या होने लगा, शिकार में भी पशुओं का यूज़ होने लगा। फिर जो राजे महाराजा थे उनकी सेना में भी पशुओं का प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से पर्यावरण इतिहास बताता है कि किस प्रकार से कृषि ने और पशुपालन ने मानव सभ्यता का विकास किया और मानव सभ्यता को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। और ये सब कौन से टाइम पीरियड में हो रहा है, होलोसिन टाइम पीरियड में। अब देखो जैविक विनिमय क्या है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और देखो लेक्चर भी इसमें लेंथी होगा क्योंकि पहले ही चैप्टर है, तो चीज़ों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जैविक विनिमय की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है। तो कह रहा है पर्यावरण इतिहास को जब हम अध्ययन करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। प्राकृतिक दुनिया की गतिशीलता को समझना होगा। तो प्राकृतिक बाधाओं और जलवायु संबंधी कारकों ने लोगों को प्रवास को बाधित किया। प्रवास का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। तो लोगों को एक ही जगह पर एक बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी और इसी वजह से शुरुआत हुई किसकी, जैविक विनिमय की। विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, यानी कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है और सामने वाले को भी किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ऐसे में कोई बंदा एक चीज़ देगा और दूसरी चीज़ लेगा। जैसे किसी के पास गेहूँ है तो वो गेहूँ दे के बाजरा शायद खरीद ले, किसी को बाजरा, उसे गेहूं की जरूरत है तो बाजरा लेके क्या ले लेगा, गेहूं ले लेगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की फसलों का उदय शुरू हुआ, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। क्या कह रहा है कि बाजरा और ज्वार 3,000 साल पहले अफ्रीका से दक्षिण एशिया में आए। रागी की फसल की बात किया तो लगभग 1,000 साल पहले इसके बारे में पता चला। हिमालय की तलहटी में जो कम्युनिटी थी उन्होंने भारत के दक्षिण भागों में अनाज के बारे में, इन सबको बारे में बताया कि बाजरा होता है, जो ज्वार होता है, जो रागी होती है, ये मनुष्य के यूज़ करने के लिए क्या है, बने हैं अनाज। क्योंकि पहले तो मनुष्य को नहीं पता था, पहले से उसे प्रकृति का ज्ञान नहीं था। दक्षिण एशिया में जो अफ्रीकी फसलें थी इनके बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ। तो यहाँ से फसल विनिमय की शुरुआत हुई, जैविक विनिमय की शुरुआत हुई। इसके अलावा आपको सबको पता है कि किस प्रकार से यूरोपीय इतिहासकारों को, जब यूरोपीय लोगों को जब जलवायु प्रवृत्तियों के बारे में पता चला, जलवायु विज्ञान के बारे में पता चला, तो उन्होंने नई नई खोजें शुरू करी और इन खोजों की वजह से ही वास्को डिगामा जैसे लोग, कोलंबस जैसे लोग, अनेक
महाद्वीपों की ओर अपनी यात्राएं करते हैं, उनकी खोज निकालते हैं। जैसे वास्को डी गामा भारत की ओर आता है, कोलंबस अमेरिका की ओर जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना अगले चैप्टर में बताई जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। उसका रीज़न यही है, वो ये बोलेगा कि इसे आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, इसे आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। तो इन्हें हम ना वहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका लेक्चर बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चैप्टर में ऊर्जा लेखन के बारे में बताया गया है। तो देखो, जब मनुष्य स्थायी निवास करेगा, जब वो खाना बनाएगा, तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसे ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मनुष्य किस पर डिपेंड हो जाएगा? यहाँ पर भी वो नेचर पर डिपेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो लकड़ी इकट्ठा करेगा खाना बनाने के लिए, चारों को इकट्ठा करेगा। चारा किसके लिए? पशुओं के लिए। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब दुनिया जैविक काल में रहती थी, जैविक अर्थव्यवस्था में रहती थी, प्रकृति, जैविक का मतलब क्या है? देखो, जैविक का मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक बोलते हैं इसे, ऑर्गेनिक। क्या? और आज हर एक बंदा ऑर्गेनिक चीज़ें ही चाहता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, ये पोषित होती हैं। तो मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य जब विकास कर रहा है, स्थायी निवास कर रहा है, तो उसे जीवाश्म ईंधन की लिए ज़रूरत हो रही है, सौर ऊर्जा की ज़रूरत हो रही है। उसका रीज़न ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। अब बंदे को खाना बनाना है तो वो जीवाश्म ईंधन के लिए जंगलों पर ही तो डिपेंड होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ना बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आप सोच रहे हो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो ऐसा कुछ है नहीं है। इसमें बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन किताबों के नाम ही हैं। आप चाहो तो इन्हें रट सकते हो, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत है नहीं। इसके बारे में कह रहा है चैप्टर नंबर 5 में विस्तार से चर्चा की जाएगी। चैप्टर में जो पढ़ने वाली चीज़ थी वो शुरुआत में ही थी, आगे सारी चीज़ें बस ऐसी दे रखी है थोड़ी थोड़ी, और ये बोल रहा है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आबादी बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है और ऊर्जा की और ज़्यादा आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी। परिणाम स्वरूप ऊर्जा के अन्य स्रोतों का पता लगाया जाएगा। जल शक्ति, पवन ऊर्जा, बायोमास, लकड़ी, लकड़ी का कोयला, फसल अवशेष, गोबर गैस, इन सब के बारे में भी धीरे धीरे लोगों को पता चलता जाएगा। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आएगी, ये सब बातें हमें पता है। 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आएगी तो बड़े पैमाने पर भाप के इंजनों का प्रयोग होगा और कोयला का प्रयोग और ज़्यादा होने लग जाएगा। लेकिन कोयला है क्या? कोयला नेचर ही तो है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बन रहा है। कोयले की खानों से कोयला निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना पूरी तरीके से प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से प्रभावित करेगी। तो कुल मिलाकर इतिहास में अगर हम पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को प्रदान होती हैं फ्री फंड में, और मनुष्य उसका दोहन करके अपना विकास करता है। आगे चैप्टर में विकास और स्थिरता के बारे में बताया गया है। तो जब हम विकास और स्थिरता की बात करते हैं तो इसमें यह प्रश्न उठाया जाता है कि अगर हमें एक स्थिरता या चाहिए तो हमें टिकाऊ विकास की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि विकास की अंधाधुंध जो रफ्तार है वो मनुष्य को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों को शुरुआत दे रही है। ऐसे में वर्तमान में जो मुद्दा उठा है वो टिकाऊ विकास का उठा है। टिकाऊ विकास का मतलब है आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाए वो विकास कैसा होगा? टिकाऊ विकास होगा। क्योंकि अगर हम आप उपभोक्तावाद की नीति अपनाएंगे, बड़े पैमाने पर संसाधनों का दोहन करेंगे, तो ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। ये चर्चा हम चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, ऐसा इसने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता की बात की जाए तो देखो, पर्यावरणीय न्याय का मतलब ही यही है कि आप अपने चीज़ों का प्रयोग इस हिसाब से करो जो पर्यावरण में सभी जीव जंतु और प्रजातियां क्या रहें? एक साथ सामंजस्य से रह सके, तालमेल रह सके, फूड चैन प्रभावित ना हो। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में मतभेद हो चुका है, जिसकी चर्चा आप चैप्टर नंबर 12 में करोगे। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में मुद्दा ये हो चुका है कि जो पर्यावरण है इसका दोहन सबने किया है, तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी भी क्या होनी चाहिए? सबकी होनी चाहिए। बराबर रूप से पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए। लेकिन अल्पविकसित देशों, भारत जैसे देशों ने ये कहा है कि विकसित देशों ने ना कार्बन ज़्यादा उठाया है, उन्होंने विकास ज़्यादा किया है, उन्होंने प्रकृति को ज़्यादा दूषित किया है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। ऐसे में पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में मतभेद उठ जाता है। इसकी चर्चा आप चैप्टर नंबर 12 में करोगे। इसके अलावा गरीबों का पर्यावरणवाद क्या है? देखो, गरीबों का पर्यावरण का मतलब यह है, तो देखो, वो लोग जो प्रकृति पर पूरी तरीके से डिपेंड हैं खाने पीने और रहने तक के लिए, उसी स्थिति को गरीबों का पर्यावरणवाद कहा जाता है। लेकिन यही लोग पर्यावरणीय दुर्दशा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे जो आदिम समाज हैं, जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, ये जल जंगल ज़मीन पर ही अपना अधिकार मानते हैं और ये वहीं पर रहते हैं। आज भी देखा जाए तो भारत में नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो पहाड़ों पर रह रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं जैसे आदिवासी लोग जीवन यापन कर रहे थे। तो ये प्रकृति पर ही पूरी तरीके से डिपेंड हैं। तो इसलिए ही गरीबों का पर्यावरणवाद कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर ये लोग प्रकृति पर डिपेंड नहीं होते तो शायद ये प्रकृति की रक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखो, ये चैप्टर ना आधे आधे घंटे के हैं नहीं। इन चैप्टरों को ढंग से समझा जाए तो कम से कम 2-2 ढाई ढाई घंटे के चैप्टर हैं। बट फिर भी
जो चीज़ें यहाँ पढ़ानी है मैंने वो पढ़ाई हैं, और जो चीज़ें आगे पढ़ानी है मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। तो आई होप सो चीज़ें समझ में आई हों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।